देश के ऐसे दिग्गजों को इस चिंतन शिविर 3.0 में बुलाया है। तमाम मंत्रियों का अपना लंबा अनुभव है। ओपी चौधरी तो आईएएस भी रहे। ऐसे लोगों को आखिर कौन ट्रेनिंग देगा? आईआईटी दिल्ली से पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वो जाने जाते हैं। मोदी सरकार की छवि जो है, उस छवि का निर्माण, उसकी प्रति छवि यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जनता की मुहर बीजेपी के साथ है। ये केवल काम कैसे करना है ये बता रहे हैं कि ये आगे करना क्या है ये बता रहे हैं। आपके सवाल का जवाब दूसरे दिन के सत्र से आ जाएगा। लोग बातें करते हैं कि चिंतन हो रही है, कि चिंता हो रही है। कुल मिलाकर के इसका जिस्ट अगर कहें तो जिस्ट ये है कि अगली बार आप जीत करके कैसे आओगे। कुछ सार निकलेगा तो उससे कुछ ऐसा निचोड़ निकले कि हाँ भाई ये पब्लिक के लिए बेहतर कर सकते हैं। और कल सत्ता में रहेंगे नहीं, आउट हो जाएंगे तो फिर कौन करेगा। सरकार ने काम किया है, जाहिर सी बात है कि सब कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री की जो उनकी छवि है उसका कितना असर होगा। ये शिविर चिंतन शिविर है या चिंता शिविर है? छत्तीसगढ़ में सत्ता संगठन यानी बीजेपी सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। सरकार का चिंतन शिविर, आईआईएम में प्रबंधन के गुर भी सीखेंगे और चिंता करेंगे भविष्य की और अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे। तो आखिर बीजेपी के दिग्गजों को ट्रेनिंग की क्या जरूरत आन पड़ी और कौन लोग हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देंगे? आइए हम पूरे विषय पे बात करेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सांसद भी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतने सारे पदों में रहे, इतना अनुभव है, इतने दिग्गज राजनेता हैं, तमाम मंत्रियों का अपना लंबा अनुभव है। ओपी चौधरी तो आईएएस भी रहे। ऐसे लोगों को आखिर कौन ट्रेनिंग देगा और क्यों जरूरत पड़ रही ट्रेनिंग की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप गहराई से, आप चूंकि मैं 2 दशक से तो मैं आपको देख रहा हूँ पत्रकारिता में है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो अन्य दलों की राजनीति से बिल्कुल अलग है। वो राजनीति तो करती है लेकिन राजनीति के साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विजन, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट है। और देश में जो बदलाव होता है उस बदलाव के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को किस तरीके से विकसित करे, इस पे लगातार उनका फोकस रहता है। और इसके लिए आप देखते हैं कि लगातार जो है पार्टी के स्तर पर भी और पार्टी से बाहर, विवेकानंद फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा। विवेकानंद फाउंडेशन जो है भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है जहाँ से सारी पॉलिसीज निकलती हैं और आरएसएस की। और विवेकानंद फाउंडेशन में है कौन लोग? कभी आप विवेकानंद फाउंडेशन के साइट पे जाकर के अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि देश के हर एक क्षेत्र के जो सबसे टॉप माइंड है वो विवेकानंद फाउंडेशन का हिस्सा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र के हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की हो, चाहे चाइना को लेकर के हो एक्सपर्ट, चाहे पाकिस्तान को लेकर के हो एक्सपर्ट, सब वहाँ है। और उसके आगे दूसरा पड़ाव आता है जब राजनीतिक रूप से इनको प्रशिक्षित किया जाता है। लगातार आप सुनते होंगे किसी दूसरे राजनीतिक दल में इतनी प्रशिक्षण नहीं होता था जितना बीजेपी में होता है। अब प्रशासन, जहां राज्य का नेतृत्व बीजेपी कर रही है, वहां पर जो लोग हैं उनको भी आज के समय के अकॉर्डिंग, जब आपका विजन 2047 होता है कि तब तक भारत को विकसित बनाना है, छत्तीसगढ़ को विकसित बनाना है, तो आप अपने विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं। राजनीति में आपने लंबा अनुभव आपका है। आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी 3 बार अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, उसके बाद उनको प्रशिक्षण की क्यों जरूरत है? ठीक है, राजनीति के वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा राजनीति वो समझते होंगे, लेकिन
प्रौद्योगिकी में जो चैलेंजेज आ रहे हैं, जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं उसमें, और एक मुख्यमंत्री के रूप में वो परिणाम कैसे देंगे। ठीक है, उनकी सरकार जो परिणाम उन्मुखी हो, ये कैसे होगा, प्रभावी कैसे होगी। ठीक है, 2047 के अकॉर्डिंग कैसे होगी, जिसमें देश जो विकसित होगा उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका सुनिश्चित हो। तो इस सब के लिए ये जरूरी है। और सुशासन और अभिसरण विभाग का एक कार्यक्रम है। सुशासन और अभिसरण विभाग देश के ऐसे दिग्गजों को इस चिंतन शिविर 3.0 में बुलाया है, जो छत्तीसगढ़ सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री सहित तमाम दिग्गजों को प्रशिक्षण देंगे। तो ऐसे तमाम दिग्गज है। अब आप, जाहिर सी बात है, आपका यह सवाल होगा कि ये दिग्गज कौन है। तो 2 दिन का सत्र है। 2 दिन के सत्र में पूरे दोनों दिन मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री वहीं रहेंगे। आज सुबह से इसकी शुरुआत हुई है, कल योगा होगा। और आज शुरुआत किससे हुई? गौर गोपाल दास इंटरनेशनल लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वो जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है। उनके व्याख्यान से आज की शुरुआत हुई है। और उनके व्याख्यान, क्योंकि अगर आप अच्छा परिणाम तभी दे सकते हैं जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ हो। स्वस्थ मानसिकता ही, स्वस्थ मस्तिष्क ही एक बेहतर समाज की रचना कर सकता है, बेहतर राज्य की रचना कर सकता है, बेहतर जो सुशासन की बात कर सकते हैं हम, वो सुशासन दे सकता है। तो उनका सबसे पहले आज उनका व्याख्यान हुआ। उसके बाद पहला जो सेक्टर है, चूँकि छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, वो है ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किनका जो है वो इसमें आज का व्याख्यान था। तो इसमें डॉक्टर रमेश चंद्र है। डॉक्टर रमेश चंद्र कौन है? डॉक्टर रमेश चंद्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, जो भारत के नहीं, विश्व के जो चुने हुए अर्थशास्त्री है, नीति निर्माता है, उसमें से एक डॉक्टर रमेश चंद्र है। विश्व के अलग अलग विश्वविद्यालयों में वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर रहे, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य रहे, और तमाम अलग अलग जगहों पर उनकी पूरी भूमिका रही। उनका व्याख्यान हुआ। तो इस तरह के तमाम दिग्गज हैं। और जो नवीन प्रौद्योगिकी है उस पे चर्चा आज की भी। अब डॉक्टर अभय कारेंदीकर है, उनका व्याख्यान। अब हमारे दर्शक जाहिर सी बात है कि जानना चाहेंगे कि ये कौन है जो प्रौद्योगिकी के बारे में तमाम मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को पूरा जानकारी देंगे। तो अभय जो कारेंदीकर है, ये अभी नीति आयोग के सदस्य हैं। IIT कानपुर के वो डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा वो जो भारत सरकार की सूचना और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, दूर संचार के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है देश में। तो ऐसे जो एक्सपर्ट हैं अपने से अलग अलग सेक्टर्स के, वो आकर के इन तमाम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। संजय जी, जैसे आपने कुछ नाम ऐसे गिनाए जिनका अनुभव केंद्र सरकार के जो कार्यकाल है उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है। अब जबकि राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो क्या उसको हम ऐसे इस तरीके से भी देख सकते हैं क्या कि मोदी सरकार की छवि जो है, उस छवि का निर्माण, उसकी प्रति छवि यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसा केंद्र में सरकार जिस फॉर्मूले पर चल रही है वैसे ही एक सफल फॉर्मूला राज्य में भी स्थापित किया जाए?
देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, आपने मोदी सरकार की बात की। मोदी सरकार में तीसरा टर्म है, तमाम बात आप कर लीजिए, लेकिन विपक्ष, पूरा विपक्ष, देश का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के भी मोदी सरकार पर कोई प्रामाणिक आरोप नहीं लगा पाया है। कहने को तो रोज कुछ ना कुछ आरोप लगते हैं, राहुल जी लगाते रहते हैं, लेकिन प्रामाणिक डाटा के साथ जो कहीं टिक सके, न्यायालय में टिक सके, जिस पे अभियोजन चल सके, ठीक है, ये तो नहीं हुआ। तो एक बड़ी उपलब्धि। दूसरा, तमाम आलोचनाएं हो सकती है, मोदी सरकार की भी आलोचना के बहुत सारे विषय हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप पैरामीटर किसी भी सरकार का आकलन किस चीज़ों पे करेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपने आंकड़े हैं कि पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। कानून और व्यवस्था एक इंडिकेटर होता है, पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं। उस इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे तो उस इंडिकेटर पे आप पाएंगे कि पहले से अच्छी स्थिति हुई है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैरामीटर किसी भी राजनीतिक दल के आकलन का होता है जनता की अदालत, चुनाव। और चुनाव में लगातार अगर मोदी को देश चाह करके उनको प्रधानमंत्री बना रहा है, बीजेपी को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जनता की मुहर बीजेपी के साथ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर नहीं है। अब तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उसको अपने स्टेट में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो वो तो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सेंटर का कार्यक्रम नहीं है जो आज हो रहा है चिंतन, ये स्टेट का है। स्टेट का जो सुशासन और अभिसरण विभाग है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है, और ये मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री जी के अधीन है। और राहुल भगत जो उनके सेक्रेटरी भी हैं, वो उस विभाग के प्रमुख हैं। तो वहाँ से किया जा रहा है, ये स्टेट का काम है। मुख्यमंत्री की ये चाहत है, छत्तीसगढ़ के जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में, सीएम सचिवालय में, उनका ये प्रयोग है, और उसमें ये तमाम लोगों को ला करके उस पर बातचीत हो रही है। सर, ये जो बीजेपी ने तो विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है अपना कि आगे हमको कैसे काम करना है कई सालों तक, तो एक इनकी जो योजना है वो तो तैयार है सरकार की। अब ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, ये केवल काम कैसे करना है ये बता रहे हैं कि ये आगे करना क्या है ये बता रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं। आप देखिए, मैंने अभी तक तो मैंने एक सेशन की बात की, एक सेशन में कौन कौन एक्सपर्ट इनको प्रशिक्षित करेंगे, तो उसमें जो है अलग अलग प्रौद्योगिकी क्षेत्र के डॉक्टर अभय कारिंदकर है, उसके बाद जो है डॉक्टर रमेश चंद्र हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर। ये पहले दिन का सत्र है। दूसरे दिन के सत्र में कौन है? आपके सवाल का जवाब दूसरे दिन के सत्र से आ जाएगा। दूसरे दिन के सत्र में है जो सेवा क्षेत्र और पर्यटन पे जिनका व्याख्यान है, वो शशांक मणि त्रिपाठी हैं। शशांक मणि त्रिपाठी कौन है? शशांक मणि त्रिपाठी आईआईटी दिल्ली से पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, और अच्छे वक्ता हैं, जिनकी अच्छी पकड़ खासकर सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में जो सबसे निचले स्तर पे बहुत कम लागत पे सेवा क्षेत्र का विस्तार किस तरीके से हो। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना है, और वहाँ पर होम स्टे कैसे डेवलप किया जाए, पर्यटन के जो छोटे छोटे पैच है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, और उस पर उनकी एक्सपर्टाइज है। और एक्सपर्टाइज का लेवल आप इस रूप में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसद में उनका विशेष व्याख्यान आयोजित कराया जाता है।
सांसद तो हैं, ठीक है, वो डिबेट में जो भाग लेते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन संसद उनका विशेष व्याख्यान आयोजित करता है सारे लोगों के लिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विशेषज्ञता क्या होगी, वो है दूसरे दिन। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में जो है गगन नारंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2012 का जो ओलंपिक हुआ था, लंदन ओलंपिक, उसमें भारत की ओर से उन्होंने कांस्य पदक जीता था, पदक विजेता थे वो। और तो स्टेट अगर आगे बढ़ रहा है तो खेल भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में संभावनाएं भी असीमित है। तो ओलंपिक तक का सफर हमारा कैसे तय हो, उस पर उनका व्याख्यान होना है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपर्ट हैं। उसके बाद जो आपका सवाल था उसका जवाब इसमें है कि एक सत्र डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे का है। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे कौन है? डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन वो चलाते हैं पुणे में, जहाँ देश भर के भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो जाते हैं, वहाँ पर उनका प्रशिक्षण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विजन और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल है, जो नवाचार हो रहा है, और जो अभय करंदीकर हैं वो बताएंगे ना कि भाई आज के समय में आप केवल अगर सोचिए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आप कोई बहुत बड़ा परिणाम दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। अब आपको प्रौद्योगिकी जो नया चैलेंज है उसके साथ आपको जूझना पड़ेगा, उसके साथ एक समावेशी आपको डेवलपमेंटल प्लान तैयार करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी से युक्त होना पड़ेगा, आपको नवाचार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जब एक सरकार इसको अडॉप्ट करती है, उसको आत्मसात करती है और फिर उसको कार्यान्वित करती है, तो फिर परिणाम की जो बात हम करते हैं ना, परिणामोन्मुखी सरकार तब होता है। और इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपने सवाल किया ना कि मोदी सरकार अपना एक विजन या तो वो तो स्वाभाविक है, केंद्र सरकार है तो अपने बीजेपी शासित राज्यों में उसी तरह की सारी चीज़ें चाहेगी, तो वो तो है ही, ये अडॉप्ट भी करते हैं। लेकिन उससे आगे जाकर के एक चुनौती भी रहती है कि केंद्र की उम्मीदों पर हम खरा उतरे, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पे भी प्रयास होते हैं। और ये समग्र प्रयास जो चिंतन शिविर 3.0 है उसी का परिणाम है। अच्छा सर, क्योंकि ये तो मतलब शासकीय कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के लोग हैं, सत्ता पक्ष के विधायक, ये सब लोग तो आते नहीं, इसमें विशुद्ध सरकारी कार्यक्रम है। तो अब क्योंकि शासकीय कार्यक्रम है तो क्या इसमें ऐसी राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं क्या? ऐसी बैठक जैसे पब्लिक सोचती है, जैसे होता है ना जब चिंतन शिविर होता है तो लोग बातें करते हैं कि चिंतन हो रही है कि चिंता हो रही है, तो क्या जो विरोधियों के खेमे से जो बातें निकल के आती हैं, ऐसी राजनीतिक चर्चाएं भी ऐसी बैठकों में होती हैं क्या? देखिए, विनय सहस्त्रबुद्धे जिस विषय पर व्याख्यान उनका है वो विषय क्या है? वो विषय है नेतृत्व और जन केंद्रित प्रशासन। नेतृत्व और जन केंद्रित प्रशासन, तो लीडरशिप और जनता केंद्रित, तो इसमें तो सारी चीजें आ गई ना जो आपका सवाल है, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका जिस्ट अगर कहें तो जिस्ट ये है कि अगली बार आप जीत करके कैसे आओगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको जन केंद्रित बनना पड़ेगा, ठीक है। और उसी पे उनका पूरा व्याख्यान है, उसमें सारी चीजें आएंगी। अब राजनीतिक चर्चा जो आपने कही दूसरे विषय की, वो अलग है, वो नहीं है। ये शुद्ध रूप से एक प्रोफेशनल कार्यक्रम है, और इस प्रोफेशनल कार्यक्रम में आप डिलीवरी कितना बेहतर कर सकते हैं इसके गुर सिखाए जाएंगे, और कैसे कर सकते हैं, आप कर रहे हैं इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं,
कुल मिलाकर के ये 2 दिन इस पे जाने वाला है। तो क्योंकि सर 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का बीत चुका है, आधा काम तो लगभग हो गया क्योंकि टर्म भी आधा हो गया, तो अब ये 2.5 साल ही बचा है जिसमें से कुछ आखिरी का वक्त तो चुनाव में चला जाता है। तो ये एक इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब अब एग्जीक्यूशन क्या करना है इस पे चर्चा चल रही है, तो ये 2 दिन के दौरान जो निचोड़ निकलेगा, सार निकलेगा, वो भविष्य में घोषणाओं के रूप में दिखाई देगी जनता को। देखिए, घोषणाएं तो अलग है। ये मुझे लगता है कि मेरी जितनी समझ है, ये घोषणाओं से संबंधित नहीं है सत्र। ये दोनों दिन का सत्र है कि आप जो है ना नींव कितना मजबूत करने वाले हैं प्रशासन का, और जो आपका टोटल जो इनपुट है उसमें आउटपुट कितना प्रभावी आप दे सकते हैं। वही मेरा सवाल था सर कि मतलब कि ये जो चर्चा होगी यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कुछ सार निकलेगा तो उससे कुछ ऐसा निचोड़ निकले कि हाँ भाई ये पब्लिक के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो जी कुछ नई पॉलिसी बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग में तो इसकी बहुत भूमिका होने वाली है, क्योंकि जो अलग अलग सत्र है और अपने विषय के भी तमाम विशेषज्ञ लोग हैं, जो न केवल स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि भारत सरकार को अपना एडवाइस देते हैं, और भारत सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, भारत सरकार उस पर विचार करके अलग अलग नीतियों का क्रियान्वयन करती है, उसको अडॉप्ट करती है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, नीति आयोग के 2-2 सदस्य हैं, ठीक है। तो वो निश्चित तौर पे होगा कि छत्तीसगढ़ में उसके अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में पॉलिसी मेकिंग में इनकी भूमिका होगी। लेकिन कोई बड़ी घोषणाएं इससे निकल करके आए वो विषय अलग है। पॉलिसी मेकिंग में इसकी जरूर भूमिका रहेगी, लेकिन लोगों के लिए कोई लुभावन वादे कल को निकल करके आ जाए, हाँ वो नहीं आने वाली है। योजनाएं निश्चित तौर पे खासकर प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो है आईटी और आईटी से रिलेटेड ये चीज़ें कुछ आ सकती हैं, लेकिन ये तुरंत वाले विषय नहीं है। ये एक चिंतन है कि आप छत्तीसगढ़ को आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाह सकते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 2047 का जो टारगेट है उसको किस तरीके से आप फुलफिल करेंगे, और उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ये चिंतन कुल मिलाकर के उसका है, और उसमें राजनीतिक की कितनी भूमिका होगी, ठीक है। उसमें एक तरफ आपका वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो तो है जो आप करेंगे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट तो तब करेंगे ना जब आप सत्ता में रहेंगे। आपकी जमीनी राजनीति, जमीन खिसक जाएगी राजनीति की, ठीक है, और कल सत्ता में रहेंगे नहीं, आउट हो जाएंगे, तो फिर कौन करेगा। तो इसलिए विनय सहस्त्रबुद्धे का भी सत्र है, जिसमें वो नेतृत्व क्षमता और जनोन्मुखी जो आपका शासन है उस विषय पे वो व्याख्यान देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, एक तरफ आपकी राजनीति कैसे बेहतर होगी, कैसे आपकी छवि बेहतर होगी, कैसे आपकी सरकार की छवि बेहतर होगी, कैसे आपके नेता मंत्री जो हैं, पूरी सरकार कैबिनेट मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री से बनता है, तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री की जो ब्रांडिंग है, जो उनकी छवि है, उसका कितना असर होगा, ये तमाम सारी चीज़ें इस पर चर्चा होगी। और अंतिम लक्ष्य तो किसी भी राजनीतिक दल का जो होता है वो सत्ता में है तो सत्ता को बरकरार रखना, सत्ता में नहीं है तो सत्ता प्राप्त करना, ये अंतिम लक्ष्य होता है। तो अगर सत्ता में यहाँ बीजेपी है तो उसको बरकरार रखना तो लक्ष्य अंतर्निहित ही है। ये जितने भी कार्यक्रम होता है उसमें वो अंतर्निहित लक्ष्य है, और उसी को लेकर के तमाम क्रियाएं हो रही है। क्योंकि सर 2.5 साल का वक्त जो सरकार ने काम किया है, जाहिर सी बात है कि सब कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ ऐसी भी बातें रही होंगी जिसमें सरकार को लगा हो कि हाँ यहाँ चुनौतियाँ पेश आ रही हैं। तो एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि 2.5 साल बाद चिंतन शिविर हो रहा है, और जैसा कि आपने सारी चीज़ें तो समेट के बता दी, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा, ये शिविर चिंतन शिविर है या चिंता शिविर है? देखिए, चिंता तो निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि 2.5 साल हो गए तो आपको चिंता तो करनी पड़ेगी, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए चिंतन करना आवश्यक है। तो उस चिंता से उसका निजात पाने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चिंतन शिविर हो रहा है।
और इस चिंतन शिविर ये पहला नहीं है, इससे पहले 2 हो चुके हैं, ये तीसरा है। तो ये तमाम चिंतन शिविर को अगर एक जो है इसको क्रियान्वित कर ले, इसमें जो बताया जाता है उसको आत्मसात करके उसको इम्प्लीमेंट कर ले, तो न केवल उनकी चिंताएं खत्म होगी बल्कि स्टेट का भी भविष्य बेहतर होगा। राज्य भी एक सही दिशा में जो डेवलपमेंटल गोल है उसको पूरा कर पाएगा और विकसित भारत जो लक्ष्य है और उसमें विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है उसके दिशा में भी राज्य आगे बढ़ पाएगा यदि उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, आत्मसात कर पाए तो जैसे कि अब आपने इस पूरी चर्चा से ये बात समझ ली होगी कि चिंतन कितना भी हो जाए, अगर उसे आत्मसात कर पाए तो ही सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और बीजेपी सरकार ने जो अपना फिलहाल जो कामकाज किया है उसको लेकर ये बात तो स्पष्ट है कि राजनीति के इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर सरकार में जो बैठे हुए हैं वो अगर चिंतन कर रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा साइन हो सकता है कि आने वाले समय में इसको लेकर सरकार कुछ बड़े कदम उठाए, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए। और हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चुनावी तैयारी के लिहाज से भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण शिविर होगा। बहरहाल आपका क्या कहना है बीजेपी के शिविर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर जोड़िएगा। एडिटर जी से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। जी नमस्कार।